बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी और मैं हूं अबूजर मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आप गुड मॉर्निंग। और काफी आज मुझे ऐसे लग रहा है कि हम क्लासिक दौर में कुछ चले गए। कभी कभी स्टाइल चेंज करना चाहिए, कुछ डाइवर्सिटी आनी चाहिए और मेरे ख्याल से ये जरूरी भी होती है, स्पेशली इन द एज वी आर लिविंग इन, जहां पे हमें घरों में रहना है, क्वारंटीन में रहना है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहें क्योंकि घर पे रहना है, ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि कल भी आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही थी इसी हवाले से कि पाकिस्तान में 10,000 से ज़ायद पेशेंट्स आ चुके हैं और इसका मकसद ये है कि अभी ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचा। तो इससे पहले कि ये मामला ख़राब हो जाए, आप अपनी एहतियात जो है उसका दामन मत छोड़ें। बिल्कुल। और अभी मैं 24 न्यूज़ की हेडलाइंस भी सुन रही थी। हैदर अवान जब बता रहे थे कि 212 डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं। और खुदारा प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि ईजी नहीं होना। अगर लॉकडाउन में थोड़ी नरमी भी हो रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को ईजी नहीं लेना आपने। साथ ही साथ इस पर तो आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे ही, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि आज वर्ल्ड बुक डे है, एक ऐसा दिन जिसमें किताबों से दोस्ती, किताबों की अहमियत और किताबों से जो एक लगाव है उसको, उसकी इम्पोर्टेंस जो है उस पर बात की जाती है। और इसके साथ साथ हम आज ये भी बात करेंगे कि किस तरह से कोरोना को रोकना जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान का ख्याल करते हुए सिर्फ एक दिन बाद ग़ालिबन रमज़ान है और अभी ये ज़रूरी है कि भी आप एहतियात कर लें इससे पहले कि मैं रही थी कि अभी इंट्रो में मैंने बुक्स का जिक्र किया और मुझे लगा अबूजर वहां से पैकअप कर लेंगे, लेकिन वो फिर से कोरोना पर आ गए। इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली हमारे यहाँ अब हमारे एटीट्यूड्स में, उनका बिहेवियर्स में चेंज आना चाहिए ताकि वो इम्पोर्टेंस हम सब फील कर सकें। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं आज प्रोग्राम में कौन कौन सी स्टोरीज होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया, फिरदौस आशिक अवान की तस्दीक। चीन ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली, 3 माह तक लॉन्च होगी। कराची के ताजरों का सब्र जवाब दे गया, यकूम रमजान से दुकानें खोलने का ऐलान। हुकूमत ने गंदम का सरकारी कोटा बंद कर दिया, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स का मीरपुर से हड़ताल का ऐलान। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 10,503 हो गई, 212 जाँ बहक, 2,156 सेहतयाब हो गए। डॉक्टर्स का लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा, ताजिर बिरादरी और अवाम से ताउन की अपील, उलमा से मसाजिद में नमाज पढ़ने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। मैसेज टू द एंटायर पुलिस फोर्स ऑफ पाकिस्तान, हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस मुश्किल वक्त में। वी सल्यूट यू, वी ओ यू ग्रैटिट्यूड फॉर जनरेशंस टू कम। आपके एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को सलाम। मैं विशायात और माहिरा खान का पाकिस्तान की पुलिस फोर्स को सलाम, कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन सिपाही करार दे दिया। और आज किताबों का आलमी दिन, मारूफ अदीब अमजद इस्लाम अमजद बनेंगे 24/9 के मेहमान। और जैसे कि टॉप स्टोरीज में जिक्र है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोरोना टेस्ट का, जो कि एक अच्छी खबर है कि वो अब नेगेटिव आया है, तो ये अच्छी खबर है। और ये बड़ी तशवीश पाई जा रही थी क्योंकि फैसल ईदी साहब जिन्होंने लास्ट मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म से की, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म का टेस्ट कराया गया और उसके बाद मुख्तलिफ फोकल पर्सन, मुख्तलिफ तर्जुमान हुकूमत के कल रात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त के बाद उनका टेस्ट जो है वो पब्लिक किया गया। तकरीबन 12 घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट आ गई और टेस्ट नेगेटिव आया, जिसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इज़ फाइन। और आप सही कह रहे थे कि कल कि आई होप कि ये टेस्ट नेगेटिव आए, क्योंकि लीडर अगर इफेक्ट हो जाता है तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो थोड़ा साथ में ये ऐसी अजीब सी जब इसका कोई भी टेस्ट आए ना, मेडिकल टेस्ट जो आते हैं, लैब टेस्ट, उनमें पॉजिटिव खबर यही होती है कि टेस्ट नेगेटिव आ जाए।
तो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें, तो ये अच्छी बात है कि ये कभी जानबूझकर भी होती है और कभी सही भी हो जाती है, लेकिन की जाती है, लेकिन ये नेगेटिव आना ही हमारे लिए पॉजिटिव है। और सब अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि सब लोग जो इसका टेस्ट कराते हैं उनका टेस्ट नेगेटिव ही आए। कल एनडीएमए के चेयरमैन का भी टेस्ट हुआ, उनका टेस्ट भी नेगेटिव आया और मुख्तलिफ जगहों पर लोगों के ऑब्वियसली एक पूरी लिस्ट बनाई गई थी जिनसे फैसल ईदी ने मुलाकात की थी। तो फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनके मुताबिक वज़ीर आज़म तो क्लियर हैं और अल्लाह ताला उन्हें क्लियर ही रखे। और ये इसमें आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंस उन तमाम प्रोटोकॉल्स की भी चली जाती है जो पीएम हाउस में अरेंज किए जाते हैं, वो चाहे सैनिटाइजर्स के हवाले से हो, वो चाहे डिस्टेंसिंग के हवाले से हो। तो आई थिंक ये वो जो एसओपीज अगर पीएम लेवल पर किए जा रहे हैं तो हम अपने घरों पर भी, अपने इर्द गिर्द में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, अपने हाथ को बार बार धोएं, मुंह को टच करने से परहेज करें, अगर आप कहीं बाहर हैं, घर से बाहर हैं, खास तौर पर खांसी और छींक की सूरत में कोहनी का इस्तेमाल करें या मास्क का इस्तेमाल फोकस किया जा रहा है आपके ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जैसे कि ये एहतियाती तदाबीर तो अपनानी है आपने, लेकिन लॉकडाउन का जो जिक्र किया जाता है उसका मकसद है पीछे यही कि आप लोगों के हवाले से ये बेहतरी हो जाए और साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये भी कल देखने में आया। कल सिविल में शाम को एक दवाई लेने के लिए गया फार्मेसी, अक्सर मैं बाहर नहीं निकलता घर से जब शाम को मैं जहाँ से जाता हूँ, तो कल मैंने देखा है कि कोई पुलिस नाके भी कमी आ चुकी थी, लोग ट्रैफिक पर नॉर्मल से बाहर निकल रहे थे। और एक ये भी मामला देखा कि छोटे छोटे बच्चों को बाइक पे बिठा के लोग जो है ना वो साथ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता इसमें कौन सा जरूरी काम है, बच्चों को साथ क्यों लेके जा रहे हैं, कोई मास्क भी नहीं पहना हुआ। फिर कल कराची से अपडेट्स आ रही थी, अभी तक डिसीजन पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हो सका, लेकिन मार्केट्स खुली हुई हैं, लोग अपनी मर्जी आपके तहत चीजें। लाहौर में इतने ऐसे पॉइंट्स हैं मैं आपको बता सकती हूँ जहाँ पर मार्केट्स खुली हैं और देखकर अफसोस होता है कि ये लोग एसओपी फॉलो नहीं कर रहे। गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि इंसान की जान बचाई जा सके, लेकिन अगर यही लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते तो फिर आवाम के ऊपर अफसोस है। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अच्छी खबर पूरे मुल्क के लिए ही कि वज़ीर आज़म का टेस्ट नेगेटिव आया और अब कोरोना सिनेरियो का अगर जिक्र करें तो ये खदशा तो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए केसेस 10,000 से बढ़ गए हैं। जी देखें, सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। उससे जहाँ तक सिंपल बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो वो उस लेवल की स्प्रेड नहीं है जितनी स्प्रेड बाकी बाहर के ममालिक में जब भी आया तो कितना तेजी से फैल जरूर रहा है। लेकिन हम सबका जो फर्ज है वो है कि हम इस स्प्रेड को कंट्रोल स्प्रेड में अगर हम रखें तो हम जो बाकी ममालिक में जिस तरह से गॉड फॉरबिड तबाही आई, यानी कि कैजुअलिटी ज़्यादा थी और हॉस्पिटल पे अचानक से बर्डन पड़ा तो उनके हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसका तरीकाकार सिर्फ एक है कि हम कोशिश करके जितनी जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, ह्यूमनली पॉसिबल हो, उस पर कारबंद रहें और एहतियात का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। अब एक और भी प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ पे जब लोगों ने देखा कि उस तरह से स्प्रेड नहीं हुआ, अब लोग थोड़ा मैंने देखा है कि जो पहले एहतियात कर भी रहे थे बिल्कुल इजी हो गए हैं लोग, से काम दे। तो मुसर्रत साहिबा जैसे आपने कहा कि आपने भी ये देखा, हम भी यही बात कर रहे थे कि दफ़ा 144 तो अभी भी नाफिज है, लेकिन थोड़ा सा ईज डाउन किया है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जा रही है, लेकिन दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। लोग बाज़ारों में इकट्ठे खड़े भी नज़र आते हैं, रोड्स पर इस तरह से मामला नज़र आता है। तो कुछ ऐसी बात हो रही है कि थोड़ी सी मज़ीद सख्ती ऑन रोड की जाए कि लोग इस तरह से फ्रीली मूव ना करें। जी बिल्कुल, हम उससे देखिए जो हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो एक एक चीज़ को इसीलिए मॉनिटर कर रहा है कि जहाँ पे खुदा ना करता हमें लगेगा कि ये जो स्प्रेड है ये इसमें तेजी आ रही है तो फिर इसमें ये हम कर सकते हैं कि हम इंशाल्लाह जैसे हमने पहले किया कि हम कंप्लीट लॉकडाउन उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे इसके स्प्रेड का खर्चा होगा। वो ऑलरेडी पंजाब के अंदर 225 इलाके हमने पहले किए हुए हैं और उसके साथ साथ कि अगर जैसे फर्ज करें कि अब आगे आपको पता है 2 दिन के बाद रमजान शरीफ भी शुरू हो रहा है तो उसमें भी हमने कुछ SOP तय किए हैं कि जैसे शहरी एंड अफ्तारी के औकात में हम ट्रायल बेसिस पे कुछ शॉप खोलेंगे जो रिलेटेड टू शहरी एंड अफ्तारी आइटम्स होंगी। उसमें अगर लोगों ने बदहतियाती की या लोकल स्प्रेड का खतरा हुआ तो फिर हम उसको भी फिर हमें रिविजिट करना पड़ेगा उस सेक्टर को।
बिल्कुल सही। अच्छा मुस्तरजिम शेख चीमा साहिबा, ये बताइएगा कि सिंध में इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है या SOP बनाया जा रहा है? अभी डिसीजन तो नहीं हुआ कि ताजरों को अकोमोडेट किया जाएगा। आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा कि 2-2 दिन के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को खोलने का प्लान बनाया जा रहा है। क्या पंजाब भी ऐसा कुछ मुतहम्मिल हो सकता है? क्योंकि ताजर बरादरी अगर वहां पर तजब्जुब का शिकार है तो यहाँ भी परेशान है। तो क्या इस किस्म की नरमी हम एक्सपेक्ट करें पंजाब में रमजान के महीने में खास तौर पर? देखिए, सिंध तो बहुत सख्त फैसले पहले अनाउंस करता है और फिर करता वही है जो पंजाब पहले दिन से जिस चीज पे कारबंद है। अब मैं जैसे एक एग्जांपल दूं आपको कि पंजाब ग्रेजुअली हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग की और ऐसी की है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो। लेकिन अपेरेंटली मुसर्रत साहिबा ऐसा लगता है कि सिंध पहले करता है और पंजाब फॉलो कर रहा है। वो देखिए, सिंध का क्या, सिंध कहता है कि हमने लॉकडाउन किया, क्या एक दिन सिंध में लॉकडाउन था? ऐसा नहीं है, वही हम कर रहे हैं लेकिन हम अपने तरीके से कर रहे हैं। बेसिकली वो पहले कहते थे कि हाथ जोड़ के बरादरी शाह साहब ने फरमाया कि प्लीज कंप्लीट लॉकडाउन करते, ये कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वही कर रहे हैं जो पंजाब कर रहा है, तो इसलिए फॉलो तो वो कर रहे हैं। अब हम चले इस। अच्छा फिर ये भी बता दीजिए कि ताजरों के हवाले से कोई ऐसा SOP है या नहीं है? देखिए, ताजरों के हवाले से बिल्कुल ये बात मेरे बहुत जरूर है कि क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि जिससे अगर हम थोड़ा बहुत जिन चीजों में प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करके अवॉइड किया जा सकता है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मुस्तरजिम शेख चीमा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और पंजाब की स्ट्रेटजी और पॉलिसीज के हवाले से हमसे बात करें। बिल्कुल, उम्मीद ये करते हैं कि SOP जो बनाए जाए उसको लोग भी फॉलो करें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। SOP तो बन जाते हैं, फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि इस वक्त हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि पंजाब में, सिंध में, दीगर सूबों में क्या इस वक्त सूरत हाल है, लॉकडाउन और साथ साथ इस वक्त केसेस जो हैं कोरोना के वो भी बढ़ रहे हैं। तो वहीं पर कल गुज़िश्ता रोज़ हुआ ये कि डॉक्टर्स हजरात ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। सिंध के डॉक्टर से स्पेसिफिकली और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीनियर डॉक्टर्स भी उसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इस तरह से अस्पतालों में जगह अगर ख़त्म हो जाएगी, केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मामला बिगड़ भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कंट्रोल ना किया गया और आइसोलेशन के प्रोटोकॉल को फॉलो ना किया गया तो खुदा न खास्ता हालात ऐसे भी आ सकते हैं कि शायद सड़कों पर इलाज करना पड़े। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि ये फैसला करना पड़े कि 55 साल के शख्स का इलाज करना है या 30 साल के जवान का। तो खुदारा उस सिचुएशन से डरें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ताजर बरादरी और आवाम से ताउन की अपील है। उलमाए कराम को मुखातिब करते हुए उन्होंने बोला कि मसाजिद में नमाज पढ़ने के फैसले पर नजरसानी की जाए और इस चीज़ को समझा जाए। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की आरा सामने आ रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, इट्स नॉट देयर पोजीशन टू डिस्कस सच मैटर्स, पॉलिसी मैटर्स गवर्नमेंट का काम होता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का काम होता है। लेकिन वहीं पर विफाक की तरफ से तो ये भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने फोर्स किया डॉक्टर्स को कि वो आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मतलब इस तरह की डिफरेंट आरा जो है वो सामने आ रही थी और आई थिंक इसकी क्लैरिटी जो है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन से क्लियर हो, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि डॉक्टर्स को क्यों जरूरत पेश आई, क्यों ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऑब्वियसली लोग परेशान हैं, तो डॉक्टर्स की बात सुनकर मजीद परेशानी में इजाफा भी हो चुका है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद फरहत अब्बास साहब, MS हैं, सर्विस हॉस्पिटल एंड सिविल सर्जन हैं कराची में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके पीछे ऑब्वियसली कोरोना सिचुएशन थी, परेशानी नज़र आ रही है, तो क्या अपडेट्स हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, जो डॉक्टर हजरात वहाँ पर मौजूद थे? सबसे पहले तो देखो ना, ये क्राइसिस को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेडिकल क्राइसिस जो कि दुनिया भर फेस कर रही है। और दुनिया के तमाम डॉक्टर यही अपील कर रहे हैं कि जो आप सोशल डिस्टेंस रखें, स्टे आउट होम रहें। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर लोग 14 दिन के लिए सिर्फ घरों पे स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर लेंगे तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगा, जो बीमार आदमी हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे, जो सेहतयाब होंगे अलग हो जाएंगे, फिर जो इन्फेक्टेड पीपल हो जाएंगे वो भी हमें पता चल जाएगा, तो उनका एक इलाज करना बेहतर होगा। अच्छा, तो देखो ना, डॉक्टरों के जो मुतालबात हैं, उन्होंने कोई, मेरा मतलब है तमाम डॉक्टर एक सजेशन दे रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के डॉक्टर ने भी अपने आप को या गवर्नमेंट को या आवाम को सजेशन दे रहे हैं। तमाम दुनिया भर के, इवन के आप मीडिया वाले, गवर्नमेंट होगी, सारे के सारे
आवाम को सजेशन दे रहे हैं कि इन असूलों पे खुदा के लिए सख्ती से इन पे आप लोग इन सख्ती से इस पे अमल करें। इस वक्त देखो ना, इस बीमारी का वैक्सीन आज आपको पता चल रहा है कि चाइना में ईजाद हुई, लेकिन उसके भी क्लिनिकल ट्रायल हैं, वो सालों बाद शुरू हो गए। इसका अब न तो वैक्सीन है न कोई इलाज है, इसका इलाज वाहिद एहतियात है, और एहतियात के लिए सारे के सारे चीख कर रहे हैं। अच्छा देखो, जिन मुल्कों ने ये तमाम SOPs हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, एंड कमिंग इट फ्रॉम अ डॉक्टर, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, और इस चीज पे कोई दो राय नहीं है कि ये एडवाइस अगर आप करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा आवाम पे, बिकॉज यूर अ डॉक्टर। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहेंगे कि हुकूमत गलत फैसला कर रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उल्मा को भी मुखातब करेंगे कि मसाजिद बंद रखें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लॉकडाउन को बढ़ाने के हवाले से भी बात करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप पॉलिसी के ऊपर भी फोकस करके बैठे हुए हैं। क्या वो तासुर ठीक है आपका, या आपका मतलब डॉक्टर कम्युनिटी का मतलब कुछ और था? नहीं, इस वक्त देखो कोई हम लोग ना तो अवाम, ना तो क़यादत, ना कोई डॉक्टर, इवन तमाम तंजीमें कि इसको पॉइंट स्कोरों से हट के ये जो भी है, जारी बात है, ये फैसले गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट नहीं करने हैं, गवर्नमेंट को ही करने चाहिए। अगर हैं तो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, इसमें डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम लोग तो सजेशन ही दे सकते हैं ना, और उनको सजेशन ही देनी चाहिए। और इस वक्त देखो ना, पूरे के पूरे जब भी अवाम, हम डॉक्टर कहाँ से हैं, हम भी अवाम में से हैं, तो ये क़यादत कहाँ से है, ये भी अवाम में से है। हम ये जितने भी डॉक्टर हैं, ये भी मेरे मतलब या ब्यूरोक्रेट या अवाम के ही बच्चे हैं, इनको अलग नहीं समझना चाहिए। अगर वो भी डॉक्टरों के जो जायज़ मुतालबात हैं, जायज़ बात है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के हवाले से, और वो गवर्नमेंट ने दिए भी, हमें पता है कि हम वी आर नॉट, हमको डेवलप नेशन नहीं है, वी आर डेवलपिंग नेशन में हमारा आ रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट भी कर रही है वो बेस्ट कर रही है, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन एक सजेशन ही देनी होती है ना, सजेशन तो दे सकते हैं ना। सही वजह फरमाया आपने कि सजेशन दी गई है, डॉक्टर्स कम्युनिटी की जानिब से रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी है और फ्रंट लाइन सोल्जर्स के तौर पर काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, चूँकि सिंध में सिचुएशन आपने जिक्र किया, दीगर सूबों में भी कोऑर्डिनेशन है डॉक्टर्स हजरात के साथ, आपकी जो एसोसिएशन हैं, कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है सिंध के अलावा पंजाब, KP, बलोचिस्तान में? देखिए मेरी बात सुने, आपको कहीं भी ये नज़र आया कि डॉक्टरों के या पैरामेडिकल के या हेल्थ वर्कर का कोई आपको किसी के जज्बे में कमी आई है? अगर आज भी रेशो निकाल के लेके इन्फेक्टेड पीपल की, वी आर द फ्रंट लाइन सोल्जर, ये दुनिया भर के क्वारंटाइन और हॉस्पिटल में ये जंग लड़ी जा रही है, एंड डॉक्टर्स और पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर हम ही फ्रंट फुटेड हैं। तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले हम ही इन्हीं पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आएंगे, और हमें ही सबसे ज्यादा चांसेस है इस डिजीज के लगने के लिए। इसलिए आपने कहाँ फॉलो किया होगा कि डॉक्टर या पैरामेडिकल या हेल्थ वर्कर के हमारे कहीं भी हौसले कम हुए हो या खत्म हुए? आप जो भी रेशियो उठाए इन्फेक्शन की और डेथ की, डेथ में भी हम लोग मेरे मतलब न डरे हैं, न खौफ हुए, न सारे के सारे 24 घंटे वी आर ऑन द फ्रंट लाइन। बिल्कुल, और इस चीज़ को पूरी दुनिया में डॉक्टर कम्युनिटी, हेल्थ वर्कर्स को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, इवन पाकिस्तान में भी। और आप समझते हैं कि वो जो एक खराज तहसीन आपको पेश किया जाता है, वो पूरी कम्युनिटी को पेश किया जाता है। लेकिन सवाल पूछने का मकसद ये था कि कल सिर्फ कराची से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डॉक्टर्स की तरफ से, क्या बाकी प्रोविंसेस, पंजाब, KP के, बलूचिस्तान के डॉक्टर से भी कुछ रब्ता किया जा रहा है कि अगर ये सजेशंस आपने गवर्नमेंट को दी तो वो सिंध हुकूमत के लिए थी या वफाकी हुकूमत के लिए थी? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं सियासत का रंग भी दिया जा रहा है। अव्वल तो ये जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये क्वेश्चन उन्हीं से बनता था। मेरा मतलब है ये डॉक्टर कम्युनिटी का तमाम ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी भी नहीं होती हैं। इस वक्त हम तो सिर्फ ये कहेंगे, देखो आवाम, गवर्नमेंट और डॉक्टर्स तमाम के तमाम मिलजुल के काम करें, एक दूसरे के साथ मशवरे से काम करें, और इसी तरह काम होना है और आगे इस तरह हम वरना बढ़ नहीं सकते। अगर हमारे पास, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, अगर ये क़यादत और अवाम हमारा आपस में अगर तामन ना रहा तो ये हम इस जंग से नहीं जीत सकते। ये पूरी दुनिया आपको कह रही है, अवाम के तामन से ये जंगें जीती जाती हैं। सही। डॉक्टर साहब, बेजा फरमाया आपने कि इस वक्त सबका मिलकर एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन इस वक्त आप अगर बताना चाहें कि क्या इस वक्त सिचुएशन है सिंध में, कराची में, केसेस के मतलब जो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर मैसर हैं हुकूमत की तरफ से, और जो किट्स का मामला होता है, फिर दीगर जो इक्विपमेंट है, क्या वहाँ पर है अवेलेबल? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान में हमारे पास अभी वो देखो, हमारे पास अभी वो वक्त नहीं आया है जो कि दुनिया पे आ चुका है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी एक ये तनबीह, ये भी एक सजेशन ही हो सकती है। देखो ना कि हमारे पास रोल मॉडल आ चुके हैं।
अब चाइना की हमारे पास एग्जांपल मौजूद है कि चाइना में 1 महीने तक तो उनको पता भी नहीं चला कि ये बीमारी कौन सी है। 1 महीने बाद जब उनको पता चला, उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजरमेंट लिया, उन्होंने 1.5 महीने में अपनी बीमारी को खत्म कर दिया। दूसरा ताइवान आपके पास मुल्क है, आइसलैंड, जिन जिन मुल्कों ने इस पे स्ट्रिक्टली अमल किया है वही कामयाब हुए हैं, और जिन्होंने नहीं किया आपके सामने है। यूरोप डेवलप नेशन है, अमेरिका डेवलप नेशन है, कनाडा डेवलप नेशन, उन्होंने थोड़ी सी बेहतियाती की, उनकी क़यादत ने और उनकी अवाम ने, वो आपके सामने ही है। अब देखो फिगर आज की भी है, 1,84,000 के करीब डेथ रेट हो चुकी है, लेकिन हमारे इस नेशन में कितनी के हैं? 200 से हमारे पास अभी वो कंडीशन नहीं है। तभी ये डॉक्टर और तमाम लीडरशिप भी आपको चीख चीख के कह रही है कि इस पे SOP अमल करें, ताकि हम एक फिगर आउट कर सके, बीमारों को अलग कर सके, जिनको इन्फेक्टेड हो उनको अलग कर सके, ताकि हमारे लिए आसानी हो। फिर मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन भी चाहूंगी। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर्स ने, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि सड़कों पर इलाज करना पड़े, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि डॉक्टर्स को डिसाइड करना पड़े कि 50 साल के शख्स का करना है या 30 साल के जवान का। क्या आप समझते हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में मरीज ही मरीज भरे पड़े हैं, क्या आप समझते हैं कि वाकई में खुदा ना खास्ता हमें उस वक्त से डरना होगा? कोई ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है आपको? अल्लाह रहम करे हम सब पर, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर SOPs पर फॉलो ना हुआ, ये जो लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, हम उस स्टेज तक भी जा सकते हैं? मसला ये है कि देखिए ना, अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं तो वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमारे डॉक्टर में भी नहीं। आपके सामने कैसे देखो, इस वक्त मीडिया में हमारा इतना अलर्ट है कि कोई छोटी से छोटी खबर होती है, कोई केस होता है, आप एक पल पल का रिपोर्ट रहे हैं, गली मोहल्लों में घरों तक पहुंचे हुए हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अव्वल तो यह है, कोई चीज़ छुप नहीं सकती है। पिछले दिनों भी जो खबर आई थी कि लाशें आ रही हैं, वो भी बिल्कुल गलत थी। बिल्कुल, अगर वो आई थी तो वो किधर गई हैं, उनका डाटा किधर है? अगर हमारे पास जिंदा का रिकॉर्ड है तो मुर्दों का रिकॉर्ड है। और हमने कैसे ये डिफाइन कर लिया कि ये जो डेड बॉडीज हैं ये कोरोना से ही हो सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल कि ये आ सकती है? दूसरा यह है कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आप खुद देखें इटली में क्या हुआ, अभी न्यूयॉर्क में क्या हुआ। आप वो डेवलप नेशन है, उनके हेल्थ सिस्टम जवाब दे चुके हैं। हमारे पास क्या है, कराची भी उन्हीं की तरह का शहर है ना, तो हम डॉक्टर भी सिर्फ यही प्रिकॉशन दे रहे हैं कि आवाम को इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। खुदारा मेरा मतलब है कि ऐसा टाइम ना आ जाए हमारे पास कि हमारा हेल्थ सिस्टम उनके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना, कि कल अगर ये नौबत हुई तो हम क्या करेंगे। ये तो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है जो डॉक्टर आपको दे रहे हैं, दैट इज अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ें। बाकी जहाँ तक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का तलक है, जो जहाँ पे हमारे पास क्वारंटाइन है या जहाँ पे हमारे पास पेशेंट है, फरमाया आपने तमाम सिचुएशन है, अल्लाह ना करे मामला बिगड़ जाएं। लेकिन अगर बात की जाए लॉकडाउन की, तो उलमा हजरात और ताजर बरादरी इस वक्त चाह रही है कि लॉकडाउन को खोला जाए। ताजर बरादरी चाह रही है कि आगे रमज़ान आ रहा है, ईद है, तो काम करने की इजाज़त दी जाए। उधर उलमा हजरात जो हैं रमज़ान में चाह रहे हैं कि मस्जिदें पूरी तरह ओपन कर दी जाएँ और कोई रुकावट ना हो। क्या सजेशन देंगे आप इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए कि हुकूमत को किस तरह से इसको फॉलो करना चाहिए? नहीं, आपकी बिल्कुल ये ठीक है। हमें पता है कि वी आर नॉट डेवलप नेशन, हमारे यहाँ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, देखे ना, कि लॉकडाउन अगर वो खोलते भी हैं तो एक यकदम ना खोले, सीरीज वाइज खोले, ठीक है, और फिर उस पर स्ट्रिक्टली अमल करें। सोशल डिस्टेंसिंग होने चाहिए, अपने रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल करना है मेरा मतलब है, और अपना हैंड वॉशिंग का मेरा 20 में वो करना चाहिए। इन चीज़ों का ईच एंड एवरीथिंग का प्रोटोकॉल रख के अगर ये कर सकते हैं तो करें, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी अगर ये हमारे यहाँ पॉसिबल हो तो वो आपको ही पता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम ये कहते हैं कि जो भी करें मेजरमेंट लें, स्ट्रिक्ट मेजरमेंट लें, उनको फॉलो करवाएं, फॉलो करवा के ये देखो ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है और वो कर भी रही है। तो इसमें यह है कि लॉकडाउन अगर खुलेगा तो हमारे यहाँ, हमें जो डॉक्टर कह रहे हैं, हम तो दुनिया की एग्जांपल लेके देख रहे हैं ना कि जो इटली में हुआ या जो यूरोप में हुआ या अमेरिका में हुआ, तो कहीं ऐसे सूरत हाल तो ना हो जाए। हमारे पास हेल्थ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और बाकी जो डॉक्टर हैं वी आर डूइंग द बेस्ट, हेल्थ वर्कर आपके सारे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स एंड हेल्थ वर्कर्स, मैं सबका नाम लेना चाहूंगी, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। और ऐसा लग रहा था जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन भी रखते थे, और उन्होंने कहा कि अगर नरमी कर रही है तो कर देनी चाहिए। आई थिंक वो जो पोलिटिसाइज कल किया गया ना उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद शायद उन्होंने बैक स्टेप ले लिया। नहीं साथ में देखें, अगर ये एक ग्रुप की बात हो सकती है, उन्होंने कहा कि बहुत सी एसोसिएशंस हैं, हम
हम सब ऐसा नहीं चाहते इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, मामला सबका है, ये परेशानी सबकी है, तो सभी इसका मिलकर हल तलाश करें, इसको पोलिटिसाइज ना करें। और ऑब्वियसली लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, इसको ईज डाउन करना है तो ग्रेजुअली करना होगा और अगर आप ग्रेजुअली करते हैं तो फिर इंतजामिया का मजीद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुअली करते हैं तो बहुत से लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तो उनको भी रोकना आपकी एक बात उन्होंने बड़ी क्लियरली वाज़ेह की कि ये सजेशंस थी, ये कोई पॉलिसी मैटर में इंटरफेरेंस नहीं थी। आई थिंक कोई ये समझ ले तो शायद वो पोलिटिसाइज करने की नौबत ही ना आए। एनीवेज एक ब्रेक की तरफ जाना है हमें, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो किताबों से दोस्ती, वो लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करना, वो एक जगह बैठे हैं और बुक खोल कर बैठे हैं, वो टाइम मुझे लगता है अब वो दौर कहीं दूर चला गया है। बिल्कुल, शायद उसकी वजह टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है या फिर खुद ही दूरी आ गई, क्योंकि बहुत सी और मसरूफियात में लोग जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। एक और जिस तरह बहुत से लोगों को हमने ये देखा है, सिविल के लोग कहते हैं कि जी अब अवेलेबल लाइब्रेरीज भी नहीं है उस तरह से, तो बात ये भी ठीक है कि जब से पाकिस्तान जो है 72 सालों में 5 लाइब्रेरीज ही हैं पूरे पाकिस्तान में, अगर बात की जाए पब्लिक लाइब्रेरीज की, जिसमें कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी लाहौर में, तो इसका मतलब है कि अभी भी आप की गवर्नमेंट की सतह पर भी इसको प्रमोट उस तरह से नहीं किया जाता। और अगर कोई शख्स जो है वो बुक अपनी लॉन्च करवाना चाहता है तो उसको सब्सिडी भी नहीं दी जाती उस तरह से, तो बुक्स का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी मसाइल हैं कि गवर्नमेंट को भी चाहिए, साथ लोगों के अंदर आपने अगर इन्वॉल्व करना है बुक्स को, तो बुक्स को आपको अवेलेबल करना चाहिए, उस तरह से नजर नहीं आए बुक्स, ताकि लोगों में गवर्नमेंट लेवल पर तो पॉलिसी मैटर्स हो सकते हैं, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं कि इसको प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन वहीं पर मैं समझती हूँ यूथ, अवाम, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। वो जो पब्लिक लाइब्रेरीज गली मोहल्लों में बना करती थी, वो जो किराए पे किताबें मिला करती थी और लोग पढ़ा करते थे, वो दौर पता नहीं कहाँ चला गया है। खैर एनीवेज, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद हैं और जाहिर है उनकी एक पूरी जिंदगी अगर हम देखें, उनका पूरा बैकग्राउंड देखें तो वो किताबों से मोहब्बत और किताबों में सर्व कर दी गई है, जैसे हम जैसे लोग इस्तेफादा करते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या किताब की अहमियत आज भी उतनी है जितनी कभी हुआ करती थी? आप क्या समझते हैं? नहीं जी, मेरे ख्याल में इसमें से कोई शक की बात नहीं है कि जाहिर है किताब की वो अहमियत बिल्कुल भी नहीं रही जो समझ लीजिए आज से कोई 30-40 बरस पहले थी, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि किताब की अहमियत या ज़रूरत वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। सही। अमजद साहब, ये बताइएगा कि अब पढ़ने वाले भी कम हैं, लेकिन अब लिखने वाले भी उस तरह से नहीं सामने आ रहे हैं, तो ये रुझान हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मेरे ख्याल में ना तो लिखने वाले कम हुए हैं और ना ही शायद पढ़ने वाले कम हुए हैं। वो जो किताब की जो शक्ल थी फॉर्मल, जिसमें हम लिखते पढ़ते थे, उसमें मामला जरूर हुए हैं, लेकिन आप देखिए ना, मिसाल के तौर पर लिखने पढ़ने के लिए आप जो स्क्रीन है मोबाइल की, आप कह लीजिए, बहुत सारी चीजें जो है वो उस पर पढ़ी जा रही है, तो पढ़ी तो जा रही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जिस तरह, जिस मुरत्तब शक्ल में, जिस खूबसूरत शक्ल में और जिस फिजिकल शक्ल में हम उनको किताब में पढ़ते थे, अब उस तरह से वो बातें पढ़ने को नहीं मिल रही। और लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी के साथ सारी दुनिया में बहुत चीजें बदल रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली उन्हीं तब्दीलियों में से एक है जो कम से कम हमारी नस्ल के लिए तो खुशहाइन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आइंदा हमारे बाद आने वाली नस्लें जो हैं अब वो इसी तरह से पढ़ा करें और इसी तरह से चीजों को देखा और सीखा करें। बिल्कुल सही, हम उम्मीद ही कर सकते हैं ये। लेकिन आप देखिए ना, वो जो शाजमुआ कलेक्शन रखा करते थे, रैक्स के ऊपर बुक्स सजाया करते थे, वो दौर भी चला गया। अब तो लोग शायरी भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली उसकी ऑथेंटिसिटी वो सही है नहीं है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन लग जाते हैं। फिर जो किताबों के साथ जो एक उनसियत हुआ करती थी, दोस्ती, वो उस ग्रिप के साथ, उस बुक की ग्रिप के साथ हुआ करती थी, वो भी नजर नहीं आती है। अदबी हल्के भी सुकड़ते जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है उससे कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये लड़ाई आप कभी नहीं जीत सकते। आपको टेक्नोलॉजी के साथ डायलॉग करना चाहिए, मुकालमा करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और उसके अंदर से कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसका एक सिरा जो है वो मुस्तकबिल की तरफ और दूसरा हमारी तरफ, यानी हमारे पास की तरफ हो। तो ये चीजें अगर हम कर लें, इतना बजा लें, तो मेरे ख्याल में ये बहुत है। किताब की वो शक्ल जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, शायद अब वो आहिस्ता आहिस्ता
खत्म हो जाएगी और 2-4 नस्लों के बाद शायद उसकी ये सूरत बहुत कम देखने को मिले। सही। जो आजकल कहीं कहीं जैसे अमजद साहब आपने जिक्र किया है कि अब उस शक्ल में हम वापस नहीं आ सकते जैसे पहले गुज़िश्ता चंद दहाइयों में हमें नज़र आती थी। चंद दहाइयों पहले हमें ये भी नज़र आता था कि गली मोहल्लों में बैठकें सजाई जाती थी, महफिल होती थी शायरी की हो या फिर किताब को पढ़ने वाली। तो अब इसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अब ये नज़र नहीं आता। देखिए बात ये है, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया है कि तब्दीली जो है जिंदगी का असली असूल है। चीजों ने बदलना होता है। हमें देखना ये चाहिए कि चीजें जब बदलती हैं तो उनमें हम क्या क्या चीजें कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं और आगे ले जाते हैं तो फिर किसी चीज की किसी शक्ल का या फॉर्म का खत्म होना जो है वो तकलीफ दे तो होता है, मगर ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं। दुनिया में बेशुमार चीजें इससे पहले पैदा होती और बढ़ती रही हैं। हाँ, अगर हम अपने करिकुलम में, अपने स्कूलों में, अपने अदारों में बच्चों को शुरू से जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं अदब के साथ उनका रिश्ता किताब के साथ, तालीम के साथ, कहानी के साथ, शायरी के साथ हम जोड़ दें तो फिर ये किसी ना किसी शक्ल में चलता और फिर एक वक्त आएगा कि ये अपनी एक नई शक्ल खुद ब खुद बना। बहुत शुक्रिया अमजद इस्लाम अमजद साहब, आपने जिक्र किया और वजह फरमाया कि अब वो दौर तो शायद ना आ सके लेकिन इस दौर के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। तो बुक रीडिंग गवर्नमेंट की सतह पर भी प्रमोट की जानी चाहिए और आप अपनी फैमिलीज में भी इस चीज़ को प्रमोट करें, बुक्स पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ें या फिर आप बुक रीडिंग जो है हार्ड कॉपी में पढ़ लें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। आई थिंक इट शुड बी इन योर ब्रॉट अप। ये पेरेंट्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अपने बच्चों को बुक रीडिंग की तरफ लेकर जाएं। और फिर वो जो दौर हमने देखा, मुझे बड़ा शौक हुआ करता था स्टोरीज पढ़ने का और मेरे पास अभी भी एक बड़ी कलेक्शन है नॉवेल्स की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब टाइम नहीं मिलता। और एक राइटर होने का यही सबसे बड़ा फायदा है, जैसे अमजद साहब ने हमें समझाया कि लड़ना नहीं है टेक्नोलॉजी से, एडजस्ट करना है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। एनीवेज जी, मूविंग फॉरवर्ड, एक और इशू जो कल हमें नजर आया और ऐसा ना हो कि वो इशू आवाम पर असरअंदाज होना शुरू हो जाए, क्योंकि जब भी ये मामला होता है, मैं फ्लोर मिल्स की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गंदम और आटे की बात कर रही हूँ, और जब भी ये मामला होता है या तो उसका एंड रिजल्ट किल्लत की सूरत में सामने आता है, प्राइस हाइक की सूरत में सामने आता है और सफर बेचारे गरीब आवाम करते हैं। और अब ऐसा मामला है कि अब आगे रमज़ान आ रहा है, बिल्कुल 2 दिन बाद रमज़ान है, तो सिचुएशन आटे की ख़राब नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट किस तरह से इसको मैनेज कर रही है और फिर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है वो इसको कैसे देखती है, क्या प्रॉब्लम है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये बताइएगा, ये जो मामला हो चुका है, नज़र आ रहा है आपका कुछ गवर्नमेंट के साथ आटे के बहरान नज़र आ रहा है और रमज़ान आ रहा है, कैसे देखते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये बताएं। देखिए जी, हमारी तरफ से तो कोई बहरान नहीं है। इशू ये है कि गवर्नमेंट जो है उसने प्रोक्योरमेंट शुरू की है 18 अप्रैल से, ठीक है। तो इससे पहले गवर्नमेंट हमें कोटा देती थी, वीट कोटा। होता यह है कि जब वीट की क्रॉप आती है तो गवर्नमेंट वीट प्रोक्योर करती है अपना स्टॉक, जैसे इस साल उनका 45 लाख टन टारगेट है, इसी तरह जो फ्लावर मिल है वो भी स्टॉक करती हैं, ठीक है। तो जब तक गवर्नमेंट कोटा नहीं देती या कोटा देती तो उसके साथ हम मिक्स करके, यानी कि 400 बोरी उधर से आई, 400 हमने डाली, इस तरह करके हम अपनी मिलिंग करते हैं। अब जो फ्लावर मिल है उनके पास प्राइवेट स्टॉक खत्म हो चुका है क्योंकि नई क्रॉप आ गई है, तो गवर्नमेंट ने अपना 45 लाख टन टारगेट शुरू किया है। तो गवर्नमेंट के साथ हमारे जो मामला हुए पंजाब गवर्नमेंट के साथ, फूड डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने कहा जी हम आपको जो वीट है पहले हम लेंगे, उसके बाद आप लेंगे। हमने कहा ठीक है जी, कोई इशू नहीं है इस पर, आप पहले ले लें। उन्होंने कहा जी आप 72 घंटे की वीट लें, इससे ज़्यादा ना लें। हमने कहा ठीक है जी, 72 घंटे का कोटा आप लेते हैं। हाँ, 72 घंटे का कोटा आप अपनी मिल में कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। हमने कहा ओके, हमारा डिसाइड। उसने कहा जो आप वीट लेंगे फील्ड से तो उसके हम आपको परमिट इशू करेंगे। हमने उस बात को भी हमने कहा ठीक है, आप हमें परमिट इशू कर दें, हम वीट ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने हमें परमिट शुरू कर दी है। अब गवर्नमेंट ने यानी ज़्यादातर पिंडी डिवीज़न, लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न में इशू है, यहाँ वीट देर से, साउथ में वीट आ चुकी है।
उन्होंने परमिट इशू किया, परमिट की गाड़ी लोड हुई, उसके बाद अपने ही परमिट के ऊपर उन्होंने पर्चे करा दिए। और गंदम हमारी मिलों में नहीं पहुंची। अच्छा, अब इस सारे मामले में गवर्नमेंट ने गलत किया या फ्लोर मिल्स ने गलत किया, ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे मामले के बाद अगर आप लोग हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि कल ऐलान किया गया कि पीर से हम हड़ताल करेंगे, तो रमजान में आवाम को आटा नहीं मिल सकेगा, पंजाब में लोग फिर बेचारे बाहर हो जाएंगे। बात कंप्लीट कर रहा हूँ। जब उन्होंने पर्चे दिए, जहाँ गाड़ियाँ हमारी लोड हुई परमिट वाली, उन्होंने अपने सेंटर पे अनलोड कर दी। हमारी मिलों में गंदम नहीं आई। जब हमारा तो रॉ मटेरियल वीट है, वीट आएगी तो आटा बनेगा। हमारे पास गंदम आ ही नहीं रही तो हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं? आपने क्यों ऐलान किया? हमारे पास चलाने के लिए गंदम तो फिर आप हड़ताल ना कहना, आप कहें कि आ जाएगी तो हम बना देंगे। आप क्यों कह रहे हैं कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे? इस तरह तो लोग पैनिक क्रिएट हो जाएगा लोगों के अंदर कि जी ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। एक उन्होंने पॉलिसी बनाई है, उस पर खुद ही अमल नहीं कर रही। अब देखें साउथ में उन्होंने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी, 80% उन्होंने जो अपना बारदाना वो इशू कर दिया, और कोई 30%, 25-30% उनके पास वीट भी आ गई है। तो उनका तो 3-4 दिन तक बारदाना इशू हो जाना, 100% इशू हो जाना, फिर भी हमें वीट नहीं लेने दे रही। अगर हम वीट नहीं लेंगे तो हमारी मिल तो वीट से चलने, हमारी गाड़ी। ये बताइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा आम आदमी के लिए भी कि ये जो सरकारी कोटा है, क्या यही सिर्फ फ्लोर मिल्स ले सकते हैं? प्राइवेटली आप लोग कंज्यूम नहीं कर सकते? ये प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट भी अलाउ नहीं कर रही है? प्राइवेट अलाउ नहीं कर रही ना। जब पिंडी में तो वो कोटा दे रही है, लाहौर में भी कोटा दे रही है, वो मिलें चाह रही है जितना कोटा मिल रहा है। जो साउथ की मिलें हैं या जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ कोटा नहीं दिया जा रहा, सरगोदा डिवीजन है, डीजी खान डिवीजन है, बहावलपुर है, मुल्तान, उनकी मिलों में वीट नहीं आने दे रही। तो 2-4 दिनों में वो भी शायद आ जाए। आपने लेकिन ऐलान क्यों कर दिया? मतलब ऐलान क्यों कर दिया? ऐलान इसलिए किया कि हमारा रॉ मटेरियल वीट है, हमारी वीट हम लेते हैं, हमारा जो सप्लायर हमें वीट देता है वो गाड़ी पकड़ते हैं, कहते हैं जी इसके मिल के माल के ऊपर पर्चा दे दें। हमने वीट नहीं लेनी तो हमने क्या लेना है? नहीं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो फिर आप कहें कि जी हमारे पास रॉ मटेरियल होगा तो हम बना देंगे। अब आप ये कह रहे हैं हम हड़ताल पे जा रहे हैं, इसका मतलब यही तो कह रहे हैं। हमारे पास देखें, हम रोज पर्चों को तो फेस नहीं कर सकते। रोज हम अपनी फ्लोर मिलों में डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं फील कर अपना ले सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो इतनी इन्वॉल्वमेंट इन्होंने कर दी है, गंदम भी हमारे पास नहीं है, इससे बेहतर है कि हम मिलें बंद कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा, गवर्नमेंट से आपकी कोई बात हुई है, कोई इंदिया दिया है उन्होंने कि ये बात तो रोज होती है, क्यों वो इतना सेल्फ, अगर आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो सेल्फिश होगा। मामला तो 5 मिनट का मामला है, गंदम अलाउ कर दें, मिलों को गंदम आ जाए बस। हमारा तो एक नकाती एजेंडा है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। कि स्टॉक करना भी तो गलत है ना, फिर स्टॉक होना शुरू हो जाती है जैसे कि पिछले साल। स्टॉक तो नहीं कर रहे हैं, अब हम तो 72 घंटे का स्टॉक भी नहीं ले रहे, हम कहते सिर्फ हमारी मिलें चलाने के लिए हमें स्टॉक दे दें। और गवर्नमेंट इस पेज पर नहीं आ रही, अभी तक तो नहीं आ रही। देखिए, हमारा तो 5 मिनट का मसला है। गवर्नमेंट कहे जो गंदम मिलों में जा रही है उसको जाने दें, उसको ना डिस्टर्ब करें, ना उनको इंटरफेरेंस ना करें। दैट्स ऑल। हमारा तो ये, अब हमारी मिलों में गंदम नहीं आएगी। ऐसे ना देखें, हमारी 926 गंदम आएगी तो चलेंगी ना, तो 100 के करीब एक मिल में एम्प्लॉय होता है। आप देखें गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करती है, तो अबूजर जो भी आटे का बहरान होगा उसकी जिम्मेदार डायरेक्टली गवर्नमेंट होगी, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पर समझ नहीं। और रमजान आ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि मामला जो है वो जल्द। बहुत शुक्रिया फरज साहब, आप हमारे साथ थे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मामला हल हो जाए। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हेडलाइंस हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोविड-19 में बहुत सी चीज़ें तब्दील हुई, बहुत से डिपार्टमेंट्स के लिए मैं कहूँगी देखने का नज़रिया तब्दील हो गया। वो चाहे हम अगर अपने हेल्थ वर्कर्स और जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज आ जाती हैं, वो चाहे हमारे पुलिस लाइंस की अगर जिक्र कर रहे हैं ऑल ओवर पंजाब पाकिस्तान, तो वो एक पूरा सिनेरियो जो है वो तब्दील, क्योंकि पुलिस फोर्स जो है वो भी फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर काम कर रही है। कोविड-19 जब से ये स्प्रेड हुआ है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पुलिस फोर्स क्योंकि सारे मामलात को देखती है ऑन रोड, किस तरह से लोगों को लॉकडाउन करवाना है, फिर किस तरह से लोगों को डील करना है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर देखा हमने कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला जिसमें पुलिस फोर्स को सलाम पेश किया गया, उनको खराज तहसीन पेश किया गया। तो हम समझते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह कुछ हमारे अदाकार हैं वो भी सामने आए, उन्होंने भी पुलिस फोर्स को अपने अपने अंदाज में सलाम पेश किया। माहिरा खान है सबसे पहले, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। To the entire police force of Pakistan, हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। Thank you. You guys have stayed right at the front, taking care of whatever has been happening in our country. तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी कौम की तरफ से
जैसे कि मायरा खान ने ज़बरदस्त पैगाम दिया है और महवे शहाद जो हैं उन्होंने भी एक पैगाम पुलिस फोर्स के लिए भेजा है सोशल मीडिया के थ्रू, वो भी आपको दिखाते हैं। मेरा नाम है महवे शहाद और ये जो पैगाम है वो ख़ास हमारी पुलिस फोर्सेस के लिए है जो इस वक्त कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग में फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं और हम लोगों को महफूज रखने के लिए अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर दिन रात अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से पूरे दिल से निभा रहे हैं इस मुश्किल वक्त में। वी सल्यूट यू, वी ओ यू ग्रैटिट्यूड फॉर जनरेशंस टू कम। आपके एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को सलाम, आपको सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, उनकी ये मैसेजेस बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं और फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है। मैं देख रही थी बहुत से लोगों ने फिर अपनी वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पर अपलोड की, पुलिस को सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। एंड आई थिंक दे आर वेल डिजर्व्ड आजकल के सिनेरियो में, खास तौर पर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। और हमें भी बनानी चाहिए वैसे हमें भी बनानी चाहिए, हमें बिल्कुल इसके ऊपर, क्योंकि सलाम हमें पेश करना चाहिए। हम अक्सर वैसे प्रोग्राम में जिक्र तो करते रहते हैं पुलिस फोर्स का हो, चाहे डॉक्टर्स हों या दूसरी हमारी फोर्सेज हैं जो कि इस वक्त फ्रंट लाइन पर लड़ रही हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से फ्रंट लाइन पर हमारी फोर्सेज हैं, लेकिन इसके साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं जो कि बहुत बैकबोन का किरदार अदा करें पाकिस्तानी मईशत में, पाकिस्तानी आवाम को सपोर्ट करने में, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई भूखा ना सोए, ये है पाकिस्तानी आवाम का बेसिकली मोटो। आपने ये देखा होगा सीमल कि आपके मोहल्ले में, आपके जानने वालों में लोग एक दूसरे को खुद से सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट शायद उतनी ना पहुँच सके, लेकिन खुद से सपोर्ट करना जो एक जो तरीकाकार है, ये बहुत अच्छा है। ये जज्बा आपको दुनिया में शायद कम ही नजर आए कि हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में, एनजीओज ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में भी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी को हेल्प कर दे। बहरहाल जाहिर है इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशंस और एनजीओज की और भी बढ़ जाती है क्योंकि उनके पास एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद होता है, पूरी मैन पावर मौजूद होती है। ऐसी ही एक चेन जो स्टार्ट की कुछ अरसा पहले लेकिन कोविड-19 में इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई, फूड बॉयज़ के नाम से। ये वो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक छोटी सी कैंपेन स्टार्ट की जिसमें गरीब, भूखे, सड़क पर पड़े लोग जिनको खाना नहीं मिलता, उनको ढूंढकर उन तक खाना पहुंचाया। फूड बॉयज़ ने ये रोल अपना कोविड-19 में और भी ज़्यादा शार्प कर दिया, जिसमें जाहिर है वो भूखे लोगों की तादाद बढ़ गई, लेबर कम्युनिटी जो काम नहीं कर पा रही थी डेली वेजेस पर, उन तक भी उन्होंने अपनी देखें लोग अब इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही है। और सबसे जो इनकी यूनिक बात यह है कि फूड बॉयज़ की कि इन्होंने मास्क पहना होता है ताकि कोई देख ना सके कि कौन उनकी सपोर्ट कर रहा है, कौन उनको आगे खाना प्रोवाइड कर रहा है। इवन बिफोर कोविड-19 बिल्कुल, ये इनका ये कॉन्सेप्ट ही ऐसे था, इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हमारे मज़हब में भी ऐसी बात है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर आप किसी की सपोर्ट करें तो एक हाथ दे तो दूसरे को पता ना लगे। यहाँ पर फ़ौरन तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जाती है, एक चाहे छोटा सा बैग भी राशन का होना उसके साथ भी पिक्चर लगाई जाती है, उसके साथ पिक्चर्स ली जाती हैं और उस राशन बैग के ऊपर जो फोटो बूथ बना दिया जाता है वो अलग सिनेरियो होता है। खैर एनीवेज, हमारे साथ इस वक्त हमजा भट्ट मौजूद हैं। यकीन जानिए मैंने भी उनका चेहरा नहीं देखा क्योंकि जब से वो स्टूडियो आए हैं वो इसी तरह से मास्क पहना हुआ है, पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। ये सोच आप जैसी उम्र में बहुत कम लोगों को आती है। क्या कॉन्सेप्ट था, कब से काम कर रहे हो, कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, ये सीन कुछ ऐसा कि पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हियर। तो सीन कुछ ऐसा था कि आज से तकरीबन 7-8 माह पहले 12 अप्रैल वाले दिन मेरी अम्मा ने ना घर में कुछ खाना बना लिया, नान हलीम, जो कि मैं हर चैनल पे बताता हूँ जाके, तो वो कहते हैं भाई ये तो तुम्हारा नेशनल एंथम है, तुम्हें नान हलीम। हाँ, तो मामा ने ना नान हलीम बना लिया। अब सीन क्या हुआ कि मेरे साथ वाले घर में भी नान हलीम बनी है, सामने वालों के घर में भी नान हलीम बनी है। तो अब ट्रेंड क्या चल रहा है गली में कि वो आंटी ने हमें डब्बा बढ़ के भेजा, हमने इससे बड़ा भेजना है, साथ वालों ने इससे बड़ा भेजा, तो मेरी मामा कह रही है अब इससे बड़ा भेजना है। मैंने कहा मामा आप इससे बड़ा भेजेंगे, आप पैक तो करें। मामा पैक करती हैं, वो मैं उठा के अपने दोस्त के साथ, मैंने कहा अब ये गली में नहीं बांटूंगा, गली में सबने पकाया हुआ है, एक ही चीज डाइवर्ट हो रही है, बस कन्वर्ट हो रहे हैं, टेस्ट सब खा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई गली में भूखा नहीं है। अब हम ये वहां जाके बांटेंगे जहाँ पे कोई खा नहीं रहा। तो कुछ भी नहीं पता था, बस अल्लाह की तरफ से ये काम का स्टार्ट होना था। हमने वो बॉक्स उठाया, कुछ नान थे 30-40 होंगे, तो हम चल दिए बाइक पे, मैं और मेरा एक दोस्त। तो हम जाते गए तो स्लम्स एरियाज की साइड पे हम जाना शुरू हो गए, रावी दरिया के करीब। तो बिलीव करें जब हम वहां पे पहुंचे हैं तो हमने जब जाके बॉक्स खोला है, बच्चे भागते हुए आए हैं, ऐसे एक्साइटेड के जैसे कोई लाखों रुपए उनके लिए हम ले आए हैं। तो जब हमने 1 बाय 1 उनको दिया तो भाग रहे हैं बच्चे, छलांगे लगा रहे हैं, जमीन पे गिर गया, उठा के खा रहे हैं।
तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे टेस्ट चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे चीजें ज़ाया हो रही हैं, यहाँ पे इनको कोई लाता ही नहीं है। यार वो ऐसे लोग हैं, उन्होंने तो कभी बर्गर देखा ही नहीं है। बिलीव करें आप, वहाँ पे एक बर्गर लेके चले जाएं, वो आपके पाँव को हाथ लगाते हैं बच्चे। तो हमजा, जो आपने जिसमें जिक्र किया है, बड़ी अच्छी सोच है कि उन लोगों तक खाना पहुंचे जिनको इसकी अहमियत का पता है। बहुत से रेस्टोरेंट्स, शादी हॉलों में, घरों में आपने खाना ज़ाया होते देखा होगा। इसका मैकेनिज्म कुछ आपने देखा किस तरह से इसको आपने एग्जीक्यूट किया? दूसरा, ये मास्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपने कब पहले दिन से आ गया था या बाद में आपने ये पहना? नहीं, ये हमने डे फर्स्ट से, ये कोरोना की वजह से हमने मास्क नहीं पहने हुए। हमारा शुरू से ही यही हमने लेके चले थे कि यार हम, मैंने जो आप अभी बात भी कर रहे थे कि कोई साहिब एक थैला देते हैं तो वो 50 लोग पकड़ा रहे होते हैं, तो जिसको मिल रहा था वो वैसे ही शर्म से मर जाता है। तो जो लोग तो ऐसा कर रहे हैं, खुदा के लिए ऐसा ना करें, सबकी इज्जत होती है। तो हमने कहा कि यार हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे किसी को पता भी ना चले हम कौन है, और हमारा जो मैसेज है वो देख के लोग मोटिवेट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीडियोस डाली, लोगों ने, अब हमें वीडियोस आती हैं कि यार हमने सक्खर में शुरू कर दिया, हमने सरगोदा में शुरू कर दिया, हमने भावलपुर में शुरू कर दिया, आपका काम देखते। तो बस फिर ऐसे ही हम 3-4 लोग थे, फिर लोगों के हमें सपोर्ट मिलता गया। हमारा फेसबुक पे फूड बॉयज का पेज है, तो वहाँ से हमें लोग कहते रहे हम भी साथ आपके काम करना चाहते हैं। फिर लोगों ने कहा जी हम अगर कुछ माएँ हैं, बहनें हैं जो हमारी तरह सामने नहीं आती, तो उनका कहना था कि जी हमारे घर से आप कुक्ड आइटम, तैयार खाना आके कलेक्ट कर लिया करें, वो बांटे। फिर 30-40 नान से हलीम के बॉक्स से बात स्टार्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 3-4 देंगे डेली बेसिस पे तकसीम कर रहे होते हैं। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करते हो कहाँ जाकर डिस्ट्रीब्यूट अच्छा, करना है? पहले एक ही एरिया रखते हो या चेंज करते एक एरिया नहीं रखते हम, पहले रेकी करते हैं। हम पूरा एरिया घूमते रहते हैं, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और स्टूडेंट भी हैं साथ मेरे दोस्त, तो हम नजर में रखते हैं कि यार कौन से स्लम्स एरियाज हैं, कौन सी कच्ची आबादियाँ हैं, कहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो फिर हमने जब करना होता है हमने लिस्ट वाइज चलते हैं, फिर हम वहाँ पे जाके कर देते हैं। और जो जब से ये कोरोना का इशू चल रहा है, तो हम बाहर असल में ना जब खाना लेके जाते हैं तो जो भूखा होता है वो नहीं देखता कोरोना है या कोई बीमारी है, उसको भूख लगी होती है, तो वो रश डाल देते हैं बाहर। तो हम अब रश नहीं डालना चाहते, कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई कोरोना डाइवर्ट हो, किसी में कन्वर्ट हो। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि यार जो हमें पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, चीजें इकट्ठी हो रही हैं, इवन के घरों में भी हमें कोई आप चीजें दे रहे हैं तैयार, तो हमें आप थोड़ा थोड़ा राशन देते जाएं, कोई आटा दे दें घर से। तो बिलीव करें हमें इतनी खुशी होती है, लोग अपने घर से 5-5 किलो आटा, 1-1 किलो हमारे ऑफिस पहुंचाते हैं, तो उसको फिर हम जाके आपने जिक्र किया कि वॉलंटियर एक तो लोग खुद भी कर रहे हैं, फैमिलीज भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। इसके बाद मामला आता है कि आप पैकिंग किस तरह से करते हैं, इंडिविजुअल बॉक्सेस बनाते हैं, फिर इसके साथ प्रिजर्व क्या करना पड़ता है, क्योंकि कई दफ़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है खाना, तो क्या उसको कैसे आप फिर मैनेज करते हैं? अच्छा, हमने ना, मेरे वॉलंटियर हैं इस टाइम तकरीबन हम 7-8 लोग काम कर रहे हैं, मगर 30-40 लोग हैं हमारे पास कि अगर कोई मतलब हमें एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए तो हम उन्हें कॉल करते हैं, तो उसमें से भी 8-10 आ ही जाते हैं। तो हमें जितना भी खाना इकट्ठा होता है ना, हमने सबको लाइन अप किया होता है कि यार आप फ्राइडे को दे देना, आप थर्सडे को दे देना, इतने लोग हमें जुम्मे को दे रहे हैं, इतने हमें हफ्ते को दे रहे हैं, इतने संडे को दे रहे हैं। तो हमने सबको लाइन वाइज किया होता है। तो फिर हमें पता होता है कि हमने आज 300 लोगों को खिलाना है, आज हमने जिस एरिया में जाना है वहाँ पे 200 लोगों को खाना तकसीम करते हैं, ताकि खाना भी वेस्ट ना हो। तो वो पूरा हमने एक तैयार की होती है लिस्ट, हम उसके मुताबिक जाके उसको। बिल्कुल सही। अच्छा, ये हमजा, अब आपको बहुत से लोग सपोर्ट भी करते हैं, खाने के हवाले से भी और पैसों के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बड़ी आपकी मदद भी की है, और आप जब सोशल मीडिया पर आए तो वो एक्शन भी बन गई। कुछ प्लान है इसको मजीद बिगर करने का, क्योंकि बहुत से लोग तो ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि अपनी अपनी कैपेसिटी में भी काम कर रहे हैं, और आप भी कुछ लोग आपस में मिलकर ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसा कि पहले तो मैं बता दूं कि हम सिर्फ फूड बॉयज हैं, और हमारा मकसद था कि यार हम ना बस किसी को खाना खिलाएं। कोई लोग बड़े मैंने देखे हैं जो राशन के लिए भी काम कर रहे हैं, कोई शादियाँ करवा रहे हैं, तो हमने सोचा कि यार खाना कुछ करते हैं हम फूड बॉयज के नाम से ना, कि कोई भूखा ना सोए बस, बाकी तो वो खुद ही कुछ ना कुछ बेचारा कर ही लेगा। खाना जो है ना फर्स्ट नीड है, उसके बगैर वो मर जाएगा। तो बस हमारी यही कोशिश है कि जो अब हम लाहौर से लेके चल रहे हैं और हमें सरगोदा से कॉल आती है खाना चाहिए, तो हमें दुख होता है। ये आपकी आंखों में जो आंसू हैं, ये आपकी उस सोच, तो हम काम कर रहे हैं बस इसको बढ़ाना चाहते हैं कि लाहौर से शुरू हुआ है, इंशाल्लाह पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में। ऐसी सोच, ऐसा दिल, ऐसी कामों को लेके चलता है, वरना शायद जिन लोगों को ये एहसास ना हो वो कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जो गरीब का पेट है वो कितना भूखा है। और अब ये जो आंसू है ना, ये उस वजह से आते हैं जब बार बार आप उन एरियाज में जाते हैं, जब उन लोगों से मिलते हो जो अपनी बेसिक नीड्स से भी डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास मतलब जैसे अभी आप बता रहे थे कि खाना नीचे गिर जाता है तो वो उठा के खाना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कभी भूखे नहीं सोएंगे जब तक इस तरह के नौजवान हमारी सोसाइटी में होंगे।
खैर बहुत शुक्रिया हमज़ा आपका, और आपका जो काम है आप इस वक्त सोसाइटी की जो सर्व कर रहे हैं, हमारी ये दुआ है कि इसी तरह आप सोसाइटी को सर्व करते रहें और आप जैसे बहुत से नौजवान आपके साथ मिल जाएं, हम लोग आपके साथ मिलें, जो हमें इस वक्त हमज़ा को देख रहे हैं, और वो भी हमारी ये उनसे इल्तिजा है कि आप ऐसे वॉलंटियर वर्क करें। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं, जितना कोई सपोर्ट को कर सकता है एक दूसरे को करें, क्योंकि शायद कोई बोल नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। आंखों में आप अगले की देखेंगे तो आपको मालूम होगा, जैसे कि हमज़ा ने आंखों से देखा तो उसकी आंखें छलक रही हैं क्योंकि उसने देखा लोगों की भूख को। तो आप भी ऐसा देखिए, लोगों को जाके देखिए, मिले और उनको जो आप सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर करें। अपना रोल प्ले करें, चाहे किसी एक भूखे को आप खाना खिला दें। आपकी कैपेसिटी अगर एक शख्स की है तो आप यकीन जानिए वो लाखों करोड़ों से बेहतर होगी, क्योंकि आपकी नीयत जो है वो साफ है। और ये तो ईमान होना चाहिए कि आप अपने रिस्क में से अगर किसी को खाना खिला रहे हैं तो आपके रिस्क में हमेशा बरकत ही आएगी, कभी कमी वाकई नहीं होगी। हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि बात हो रही है इस वक्त सिचुएशन की कि रमज़ान और फिर कोरोना, तो ऑब्वियसली हम सब परेशान इसीलिए हैं क्योंकि रमज़ान और कोरोना जो है आपस में परेशानी यूँ ला रहा है कि हम लोग बाहर निकल कर इफ्तारियाँ नहीं कर सकते, उस तरह से रमज़ान दस्तरखान नहीं रख सकते। तो ये दिल पर बोझ है, लेकिन इसको आप फॉलो ज़रूर करें क्योंकि आइंदा के जो रमज़ान आने वाले हैं वो आपके अच्छे गुजरें। बिल्कुल सही, और दुनिया भर में इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। स्टे एट होम, स्टे अलाइव, स्टे सेफ, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दुनिया भर में फॉलो की जा रही हैं। और ऐसा ही एक मैसेज कर मेयर लंदन सादिक खान ने दिया है, उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जैसे कि सादिक खान मेयर लंदन और उनके साथ उनकी टीम थी जिन्होंने ये मैसेज दिया आप सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि स्टे एट होम, स्टे अलाइव, यही ज़रूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में पेंडेमिक है और एक ही हल है लॉकडाउन को फॉलो करें। अब सर, जब आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं, कोई भी चीज़ किसी को फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? आप खुद से स्टार्ट करें। तो ये चीज़, ये मैसेज जो उन्होंने दिया उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये बोली कि मैं इफ्तार घर पर करूँगा, आई विल डू माई इफ्तार एट होम, सो आई वॉन्ट यू टू स्टे एट होम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है और इसके लिए आई थिंक हम सबको सोचना पड़ेगा कि इस रमज़ान में हम कैसे थोड़ा डिफरेंटली अपना रोल प्ले कर सकते हैं। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ पर सब SOPs की बात कर रहे हैं, सब बचने बचाने की बात कर रहे हैं, कैसे सेफ रहना है, डिसइंफेक्ट वाटर इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, की बात हो रही है। वहीं पर डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वो चाहे वैक्सीन के हवाले से हो, मेडिसिन के हवाले से हो, और जब तक इलाज और वैक्सीन नहीं आता डॉक्टर साहिबान अस्पतालों में मरीजों के लिए अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, which is equally important, I think more important than एग्जैक्टली। पूरी दुनिया में जहाँ पर इस वक्त रिसर्चेज हो रही हैं तो वहीं पर पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, अमेरिका से जापान तक पाकिस्तानी डॉक्टर्स माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए हैंडल कर रहे हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, कुछ शहादतें भी हुई हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स की क्योंकि वो ट्रीट कर रहे थे। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो इंग्लैंड अमेरिका में हैं, उनसे हम बात करते रहते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। तो इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो कि इस वक्त यूके में मौजूद हैं और वहाँ पर वो देख रहे हैं सिचुएशन को लाइव कि क्या हो रहा है यूके में, क्योंकि सिचुएशन भी खासी ख़राब है। तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रेहान, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रेहान, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर रेहान, अगर आप अपना माइक खोल दें तो आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाएगी। कनेक्टिविटी ऑब्वियसली ही इज़ इन यूके, और साथ साथ मैं बताते चलूँ कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो जेम्स कुक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, जो कि नॉर्थ ईस्ट है इंग्लैंड का, और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट की है, स्पेशल ट्रेनिंग की है रेस्पिरेटरी जनरल मेडिसिन में, और इसके साथ साथ एक ट्रस्ट है जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो उसको रन कर रहे होते हैं और उसमें उनके साथ वो मुंसलिक हैं। डॉक्टर रेहान, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई थिंक पहले माइक का कुछ इशू था जिसकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। हाउ इज इट इन इंग्लैंड? कोविड-19 आप हॉस्पिटल्स में होते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर हैं,
कैसा सिनेरियो वहाँ पे, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। डॉक्टर रेहान से हम बात करेंगे क्योंकि सही तरह प्रॉपर आवाज़ है वो पहुँच नहीं रही है हमारे नाज़रीन तक भी, हम तक भी। तो डॉक्टर रेहान से हम रब्ता दोबारा करेंगे, तब तक हम इसी बारे में बात कर लें कुछ और। सीमल जिस आप बता रही थी डॉक्टर रेहान के बारे में, इस वक्त फ्रंट लाइन सोल्जर डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनकी जो काबिलियत है उसकी अब दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारी काबिलियत, हमारी पोटेंशियल, हमारी एनर्जी का कोई मैच नहीं है। वो चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, किसी भी एज पर चले जाएं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स अपना काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, उस तरह से वो जो उनके डॉक्टर्स हैं वो पैनिक सिचुएशन को उन्होंने कभी डील नहीं किया। हमारे यहाँ पर तो 24 आवर पैनिक सिचुएशन होती है हॉस्पिटल्स में, तो डॉक्टर्स का जो थ्रेशोल्ड लेवल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ज़्यादा है। उन्हें पता है कि कैसे कोई भी एक्सट्रीम मेजर्स हो जाए, सिचुएशन हो, उन्होंने हैंडल कर लेना है। इसलिए जो इनकी जो करेज है डॉक्टर्स की वो अब नजर भी आ रही है। खास करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रिसोर्सेज कम हैं लेकिन उससे मजबूत बना दिया हमारे डॉक्टर्स को, ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। खैर एनीवेज, चूंकि हम कोरोना की बात कर रहे हैं और इसमें एक खबर हमने आपको शुरू में ये भी बताई थी कि चीन ने अब वैक्सीन तैयार कर ली है और कहा जा रहा है कि 3 माह तक वो हो सकता है कि अवेलेबल हो भी जाए, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल टेस्ट पाकिस्तान में होना है, पाकिस्तान में होना है। ये बड़ी अच्छी बात भी है वैसे, आई थिंक होना चाहिए। दोस्ती का जो है वो एक और निभा दिया है, जो कहते हैं एग्जांपल होती है दोस्ती की कि हमारे पाकिस्तान में उसका टेस्ट होगा, तो ये अच्छी बात है। वैक्सीन तैयार करने की सभी कोशिश कर रहे हैं, क्लेम्स तो जर्मनी से भी आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, इसके साथ हांगकांग हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया है, अब सेकंड ट्रायल जो है वो फेज शुरू होगा। बट जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें क्या करना है, किस तरह एहतियात बरतनी है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर रेहान से राब्ता बहाल हुआ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर से, एंड आई होप कि अब कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। बिल्कुल ठीक है, हमें भी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। सो डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? सबसे पहले तो इंग्लैंड में कोविड-19 की सिचुएशन पे हम बात कर रहे थे। जी, इंग्लैंड के अंदर जो कोविड-19 ने अपना जोर पकड़ना शुरू किया था वो फरवरी के एंड में जो है मैक्सिमम केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने शुरू हुए थे जी। और जैसा कि गवर्नमेंट के फिगर्स हैं और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के फिगर्स हैं, उस हिसाब से इस वक्त इंग्लैंड अपनी पीक पे है। जैसा आपने न्यूज में देखा होगा कि अभी लगभग 18,000 से ज्यादा केसेस जो हैं डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं यूके के अंदर कोविड-19 से, और कुछ तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो मेन फिगर्स जो हैं वो इससे भी ज्यादा हैं, क्योंकि जो केयर होम्स में और नर्सिंग होम्स में जो डेथ्स हो रही हैं वो अभी इंक्लूडेड नहीं है इन फिगर्स के अंदर। सही। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया है कि इस वक्त इंग्लैंड में सिचुएशन पॉइंट तक जा रहा है, इंग्लैंड में जो कोविड-19 की सिचुएशन है, ये कैसे मालूम होता है? क्योंकि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अभी सिचुएशन ये अपनी पीक तक नहीं पहुंचा है, अमेरिका में भी यही सिचुएशन बताई जाती है कि पीक तक पहुंच रहा है। ये कैसे डिसाइड होता है? कि नंबर्स बता सकते हैं या फिर जो उसकी स्प्रेड है उसका कोई मॉनिटर करने का तरीका है? ये भी देखें, नंबर ऑफ न्यू केसेस जो है डेली जो रिपोर्ट होते हैं उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है कि नहीं, क्योंकि यूके के अंदर आपने देखा होगा कि लास्ट जो 2 हफ्ते हैं उसके अंदर केसेस जो थे वो इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन लास्ट 5 डेज जो है उससे केसेस जो हैं वो रेगुलरली डिक्रीज करना शुरू हो गए, बल्कि नंबर ऑफ डेथ्स भी जो है वो रिड्यूस हो गई हैं। दूसरा ये कि हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनको के आईसीयू केयर की जरूरत है या हॉस्पिटल में जो एडमिशंस हो रही हैं वो भी अब प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो रही हैं। तो इस तरह से आप फोरकास्ट कर सकते हैं, जब आप हॉस्पिटल में फ्रंटलाइन पे काम कर रहे होते हैं, इनके जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के जो डेली फिगर्स होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। आपके हॉस्पिटल्स में जो ट्रेंड होता है कि एडमिशंस का और हॉस्पिटल बेड्स का जो ट्रेंड है उससे हमें पता चलता है कि अब पीक जो है वो आ गई है। और क्योंकि पहले हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो पीक है वो 2 हफ्ते पहले आनी थी, लेकिन जो सेल्फ आइसोलेशन में और जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से ये पीक डिले हो गई है, जिसका फायदा हमें ये हुआ है कि एनएचएस को वी हैड मोर टाइम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और आईसीयू बेड्स जो है हमारे पास उनकी जो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए था वो भी थोड़ा सा जो है खासतौर से लंदन से बाहर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर हमें टाइम थोड़ा ज्यादा मिल गया। बिल्कुल सही। डॉक्टर रेहान, एनएचएस इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम्स इन द वर्ल्ड।
मतलब उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, इवन मैन पावर है, वो बहुत स्ट्रांग है। बट ऐसा लगता है जो वीडियोस सामने आई, जो खबरें हमारे सामने आई कि इवन एनएचएस हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, कॉरिडोर में पेशेंट्स लेटे हुए हैं, ऐसी वीडियोस भी आई जहां पर रिसोर्सेज उस तरह से काफ़ी नहीं पड़ रहे पेशेंट्स के लिए। तो क्या आपने देखा कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम कोलैप्स होता रहा कोविड-19 के सामने? नॉट कोलैप्स बट कम पड़ता रहा। देखिए जी, गवर्नमेंट जो है वो भी काफी जो है क्रिटिसिज्म उसने जो है फील किया है इस रिसेंटली कोविड-19 के सिलसिले में। वजह उसकी ये थी कि द गवर्नमेंट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर वेल प्रिपेयर्ड। दूसरा ये था कि जो दो इश्यूज मेनली रहे हैं, एक तो ये कि लंदन के अंदर चूंकि जो थे नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा एकदम से जो है, और वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर और लंदन के अंदर खासतौर पे बहुत ज्यादा केसेस एकदम से आए थे, और वो हॉस्पिटल्स जो हैं वो इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे। जैसे कि हम जरा लंदन से बाहर हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं, और हमें यहाँ पे वी वर अबाउट 2 वीक्स बिहाइंड लंदन और वेस्ट मिडलैंड्स, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया था प्रिपरेशन। तो बेसिकली आपका कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं फिर आप सीख लेते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए नया था तो इसलिए उतना टाइम नहीं था मैनेज करने के लिए। वजह फरमाया आपने। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो कि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो कुछ केसेस में आपने इजाफा देखा या कमी देखी जब से कोविड-19 स्प्रेड हुआ है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये लंग्स की जो बीमारियाँ हैं उनमें कमी आई है, ऐसा है वाकई? नहीं जी, ऐसा लंग्स की बीमारियों में कमी आने की तो ऐसा जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि कमी आई है, क्योंकि मेन जो हमारा जो हॉस्पिटल में एडमिशंस होती हैं आउटसाइड कोविड-19 के पैंडेमिक, वो आस्मा, सीओपीडी, निमोनिया, इन चीजों से होती हैं। लेकिन अभी यह है चूंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में बैठे हैं, सेल्फ आइसोलेट करके बैठे हैं, और इन्फेक्शन जो है उनको, ये देखिए आप बात याद रखें कि हर साल फ्लू, नॉर्मल कॉमन फ्लू से भी बहुत ज्यादा लोग जो है उनकी भी मौत होती है, और उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लोगों को लंग्स की जो डिजीजेस हैं वो फ्लेयर अप होती है। तो चूंकि लोग सेल्फ आइसोलेट करके घरों में बैठे हुए हैं, उनका ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हॉस्पिटल एडमिशंस जो है वो थोड़ी सी दूसरी जो है लंग कंडीशन की वजह से कम आप कह सकते हैं कि हुई है। लेकिन ज्यादातर एडमिशंस जो है, क्योंकि हॉस्पिटल में इस वक्त एनीथिंग व्हिच कम्स टू द हॉस्पिटल विद लंग कंडीशन we treat it as COVID-19 until and unless proven otherwise। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कोविड-19 है, मैं इसी में ऐड भी करना चाहूंगी, रिसर्चेस ये भी आ रही थी कि डायरेक्टली अफेक्ट योर लंग्स, आपके लंग्स के ऊपर अटैक करता है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स होते हैं, सांस उखड़ता है तो कहीं दमे जैसी फीलिंग भी आती है, एस्थमा जैसी फीलिंग भी आती है। तो क्या जो लोग ऑलरेडी पेशेंट हैं एस्थमा के या लंग्स डिजीज के, दे आर मोर वनरेबल, जिन पे ये वायरस ज्यादा अटैक कर सकता है? और इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन ये रिलेट करूंगी कि जो दमे के पेशेंट्स हैं या जिनको क्या लगता है कि उन्हीं को कोरोना वायरस होगा? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। आपने पहला जो क्वेश्चन आपका है कि क्या दमे के लोग जो हैं उनको ज्यादा वो सीवियरली इफेक्ट होंगे, तो उसमें काफी हद तक सदाकत है, क्योंकि जिन लोगों को आप बोलते हैं क्रॉनिक लंग डिजीजेस, जिनको पहले से ही क्रॉनिक लंग डिजीजेस होती हैं, ऐसे लोगों को जब भी कभी वायरल इन्फेक्शन होगी तो दे आर द वंस हु आर मोर सीवियरली अफेक्टेड, एंड दे यूजुअली टेक लॉन्गर टू रिकवर फ्रॉम द इलनेस एज वेल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा इस सिलसिले में कि जिन लोगों को माइल्ड एस्मा है, माइल्ड टू मॉडरेट एस्मा है, उन लोगों को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है कोविड-19 से। लेकिन ऐसे लोग जिनको के सेवियर एस्मा है, जिनको रेगुलर हम जैसे आम ज़ुबान में बोलते हैं एक्सार्बेशंस होती हैं अपने एस्मा की, जिनका फ्लेयर अप होता रहता है एस्मा रेगुलरली, वो लोग ज्यादा खतरे पे हैं, क्योंकि अगर उनको इन्फेक्शन होती है द वंस हु आर गोइंग टू सफर द वर्स्ट। और दूसरी बात ये जो आपने पूछी थी कि इसलिए मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों को सेवियर एस्मा है, यानी कि जिनको आप कह लें कि हम काफी दो से ज्यादा इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है, और जो कि हम एस्मा में एक स्टेप लैडर ट्रीटमेंट होती है, यानी कि जिनको स्टेप 4 या स्टेप 5 ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं एस्मा की, ऐसे लोग जिनको स्टेप 4 या स्टेप 5 ट्रीटमेंट चाहिए होती है एस्मा की, उनको बहुत ज्यादा अपनी केयर करने की जरूरत है। जैसे कि हमारे अपने ऐसे डॉक्टर्स जिनको मॉडरेट टू सीवियर एस्मा है, उनको हमने
कोविड-19 के पेशेंट्स को डायरेक्टली लुक आफ्टर करने से हमने अलग कर दिया है। डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन ऑब्वियसली ग्रेडिंग होती है, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उसके हिसाब से ही उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ली जाती होंगी। ये बताएं कि बच्चे बूढ़े क्या ज़्यादा वल्नरेबल हैं अगर हम बात करें कोरोना की, या जवानों के ऊपर कहा जाता है कि कम अफेक्ट कर रहा है? यूके में आपने क्या देखा है और ये बाकी इसमें कोई सदाकत है? जी, इसमें ये बात है कि प्रोपोर्शनेटली जो बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत कम इफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से, यानी कि सिम्टम्स उनके अंदर जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। आप मेरे घर की मिसाल ले लें कि मेरे घर में मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और हमें मोस्ट लाइकली जो है ये इन्फेक्शन हो चुकी है, बट दे रिकवर्ड वेरी क्विकली। अमूमन ये होता है कि हाई फीवर होता है, कॉफ होती है और विद इन 3 to 4 days जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिस्म में दर्द होती है, इंसान ठीक हो जाता है। रिमेंबर कि 80% लोग जिनको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होगी, उनको सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, उनको हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। एज रिलेटेड जो है ये है कि 60 years से अबव जो लोग हैं, दे आर द वंस हु आर मोस्ट वल्नरेबल। 70 years to 80 years की एज के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर मोर्टेलिटी यानी कि अमवात जो हैं वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई है। तो इसलिए ये कहते हैं कि, और उसकी वजह भी ये है कि इस एज के अंदर लोगों को और ज्यादा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दीज पीपल आर ऑलरेडी इन अ वल्नरेबल ग्रुप। तो अगर इनको कोविड-19 इन्फेक्शन होती है तो उसकी वजह से यानी कि आपके कहने का मतलब है कि इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि बुजुर्गों में खासतौर पर 60+ में, चूंकि ऑलरेडी और बहुत सी डिजीज होती हैं, तो कोविड-19 होने का खदशा और उसके स्वेयर होने का खदशा ज्यादा होता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रेहान फॉर बीइंग विद अस। आपने बोला कि आपकी फैमिली में और बच्चों में ऑलरेडी ये इन्फेक्शन हो चुका है जो रिकवर हो गया, तो अल्लाह ताला आपको सेफ रखे और तमाम डॉक्टर्स को इनफैक्ट जो मेडिकल प्रोफेशन से और एहतियात जो है वो आप सभी करें, क्योंकि जो भी वल्नरेबल ज्यादा है उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, लेकिन गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलें, ये उन्होंने भी कहा है। और एहतियात बहुत ज़रूरी है और जहाँ जहाँ भी डॉक्टर सर्व करें हम उनको सलाम पेश करते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से जो ये डिसाइड किया गया कि प्राइवेट स्कूल्स 20% अपनी फीस कम करेंगे, जिस पर बहुत बहस हुई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये कहा कि हम अदालत जाएंगे, और फिर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम इस हुक्म को मानने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, लेकिन अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आर्टिकल में चेंज कर क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इस वक्त क्राइसिस है और असेंबली उस तरह से सेशन में नहीं है, तो गवर्नर पंजाब ने इस पर साइन कर दिए हैं और अब ये नोटिफाई हो चुका है। 20% अब होगा डिस्काउंट, ये अब लागू हो चुका है, कानून है पूरे पंजाब में। तो अब अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो मेरे ख्याल में वो कानून तोड़ता है और उसको उसकी सज़ा मिल सकती है। जो ये क्लेम था जो कि हमने पहले भी जिक्र किया, वो काशिफ मिर्जा साहब भी कह रहे थे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं, कि जी हमें अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला। अब नोटिफिकेशन आ चुका है उनके पास, अब कोई और उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ लाइन पर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खास तौर पर इन दोनों के शो में तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं आएंगे? हम जवाब वजह ये सवाल हम कर रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ ज्यादती आप कर रहे हैं, आप बिला वजह स्कूल की फीस बढ़ा रहे हैं और 80% आपकी कॉस्ट आप कहते हैं कि नहीं पूरी होती, तो फिर कब पूरी होती है? ये तो सवाल हमारा अभी भी है। जब वो आएंगे तो हम उनसे ले लेंगे। I don't think he's going to come in our show अगर आए तो anymore, क्योंकि वो इस डिस्काउंट को जो आवाम को रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट भत्ताखोरी भी कहते हैं, तो हम उनको जब रीडिफाइन करने के बारे में कहते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। खैर एनीवेज जी, अब तो आपको करना पड़ेगा और ये बाय हुक और क्रुक होगा। और आई रियली होप कि गवर्नमेंट भी इस दफा इस नोटिफिकेशन पर इम्प्लीमेंटेशन कराए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से ढील होती है ना, उसकी वजह से ये माफिया शेयर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। एनीवेज, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कारोबार बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं, परेशान हैं लोग। नौकरियों में जिन लोग थे उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। अब कुछ लोगों को ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं हमें आधी तनख्वाह मिली है इस महीने की, मतलब कंपनीज भी ऐसे कर रही हैं, तनख्वाहें लेट कर रही है, तनख्वाहें आधी कर रही हैं, कुछ लोग बिजनेस खराब है। तो इसलिए आप लोग जो किसी की सपोर्ट कर सकता है वो जरूर करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसे में जहाँ लोग घरों में रह रहे हैं, अब उधर सोशल मीडिया ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपने कभी किसी चैलेंज अभी आजकल के दिनों में
स्पेशली किसी चैलेंज वाला मी एट 20। अच्छा, सिर्फ दैट्स द ओनली चैनल जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने सोचा कि अब वो खाने पीने के काफी चैलेंज आ रहे हैं, कुछ दिन बाद अब इफ्तारियां बनाएंगे तो उसमें कुछ हेल्प करूंगा। कुकिंग कॉम्पिटिशंस चल रहे हैं ऑन स्टोरीज और पोस्ट। फिर इसके साथ साथ एक चैलेंज आजकल चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉमन है, आपने ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर देखा होगा कि सब एंकर्स एक दूसरे को टैग कर रहे हैं विदाउट मेकअप, विदाउट फिल्टर पिक्चर। मुझे यकीन है वो फिर भी विदाउट मेकअप नहीं होती। 3-4 अपलोड किए हैं और एक्चुअली मुंह धुलावा, मतलब मैंने तो बिल्कुल ही वो उस तरह से लगा दी। खैर, ऐसा ही एक चैलेंज और भी चल रहा है जिसमें डांस मूव्स फॉलो किए जा रहे हैं। ये मैंने नहीं देखा। स्पेसिफिक टोन है जो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे हमारे स्टार्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले हमारे पास 2 वीडियोस हैं, 2 डिफरेंट स्टार्स हैं जिन्होंने इस कंपटीशन इस बारे में आपको दिखाती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम किसकी तरफ जा रहे हैं जी? हमारे पास 2 डिफरेंट वीडियोस हैं। महविश हयात ने अपलोड किए हैं, दूसरी तरफ बिलाल कुरैशी और अरूसा जो उनकी बेगम है, उन्होंने ये उसमें इस पे महविश हयात दिखाते हैं आपको कि उन्होंने इंतहाई रिहर्सल्स के बाद, ये उनकी पोस्ट में लिखा था, जबरदस्त, बट बिलाल मुझे आपसे शिकायत है, सुहान क्यों नहीं है इस वीडियो में? ही इज माय मोस्ट फेवरेट किड इन ऑन सोशल मीडिया, उसको भी होना चाहिए था, उसकी भी बनाए इस तरह के वीडियो। और ये अच्छा ट्रेंड है, चलो घर में रहकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते रहें, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है या उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको घर से बाहर जाना होता है। प्रोफेशनली स्पोर्ट्समैन जो है उनके लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस करनी है, घर से बाहर जाकर करनी है, फील्ड में जाना, एक्सरसाइज करनी है, तो जो स्पोर्ट्समैन है ना, उनके लिए बड़ा मसला हुआ। अब हमने आपको कुछ ऐसी वीडियोस भी दिखाई जिनमें स्पोर्ट्समैन ने घर पर रहकर एक्टिविटीज भी दिखाई थी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ आपस में कुछ मिस कर रहे होंगे शायद एक दूसरे को। तो 2 टेनिस स्टार्स हैं, बहुत से लोगों के फेवरेट भी हैं क्योंकि टॉप सीडेड टेनिस स्टार्स हैं, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल। इन्होंने आपस में एक दूसरे से वीडियो चैट की है और अपने जो मिस कर रहे थे शायद एक दूसरे को, तो डिस्कशन की। कुछ कोर्ट के मास्टर कहलाए जाते हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं और इन दोनों की मुलाकात देखकर अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट मिस कर रहे थे, बादशाह हो गई। और इसके साथ बड़े व्यूज भी आए हैं, बहुत ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसके साथ एक और मामला है जो कि हमें देखना होगा कि इसका क्या किया जा सकता है क्योंकि लेजेंडरी क्रिकेटर सलीम मलिक जो कि मुतनाज़ा करा दिए गए, कुछ मैच फिक्सिंग का मामला आया, उसके बाद उनको एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ा, फिर उनको केस से तो हटा, जो सज़ा थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन उनको क्रिकेट जो है उनसे दूर रखा जा रहा है। तो इस हवाले से कुछ मुतालबात हैं, उन्होंने भी एक मुतालबा किया, आपको दिखाते हैं। जिन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छे अल्फाज के, मेरी बैटिंग के, मेरी फील्डिंग के, मेरी कप्तानी के बारे में बहुत अच्छा कहा, तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने एक बात कहा कि मुझे सेकंड चांस मिलना चाहिए। देखिए जी, मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले 2008 से मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर किया और उसके बाद से जब भी कभी मैंने कोशिश की कोचिंग वगैरह के हवाले से, तो मुझे कंसीडर नहीं किया गया। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को किसी भी शेप में सर्व कर सकूं। बिल्कुल सही। इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।